आर्थिक ज्ञान में आज चर्चा अर्थशास्त्र के एक प्रसिद्ध नियम की, जो हम सबकी खरीदारी को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो जानते हैं इस नियम को, जो कहलाता है मांग का नियम। नमस्कार, स्वागत है आपका आर्थिक ज्ञान चैनल पर। मैं हूं दिनेश चंद्र सिंह रावत। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। अब आते हैं नियम पर। मांग का नियम। हम जब बाजार में खरीदारी करने जाते हैं तो इस बात का सदैव ध्यान रखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत यदि बढ़ गई हो तो उसकी हम कम मात्रा खरीदने का प्रयास करते हैं, और यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो गई हो तो हम उसे अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं। उपभोक्ताओं का यही व्यवहार मांग का नियम बन जाता है। अब मांग के नियम को समझते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा उस किसी संबंध से प्रकट किया जाए तो यह मांग का नियम कहलाएगा। यह नियम बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत के घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। इसकी परिभाषाएं प्रोफेसर थॉमस और प्रोफेसर मार्शल ने दी हैं। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है तथा उसकी कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं, कीमत के घटने से मांग बढ़ती है तथा कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाती है। अब बात करते हैं इस नियम की कुछ मान्यताओं की या शर्तों की। सभी आर्थिक नियम कुछ मान्यताओं और शर्तों पर आधारित होते हैं, अर्थात यदि ऐसा हो तो वैसा होगा और यदि वैसा हो तो ऐसा होगा। ये सभी शर्तें और मान्यताएं सभी आर्थिक नियमों में लागू होती हैं, जैसे कि इस नियम में अन्य बातों के समान रहने पर। चूंकि मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं और उन कारकों में से कीमत को छोड़कर अन्य कारक, जैसे क्रेताओं की आय में परिवर्तन, उसी प्रकार से क्रेताओं की रुचि और फैशन, मौसम में जलवायु संबंधित वस्तुओं की कीमतें, भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावनाएं, मुद्रा की मात्रा, समाज में धन का वितरण, जनसंख्या के आकार, यदि इन सब में कोई परिवर्तन न हो और केवल कीमत में परिवर्तन हो रहा हो तो उस स्थिति में कीमत का उसके मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को हम मांग का नियम कहते हैं। और अब इस नियम को समझने के लिए हम सारणी और रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मांग अनुसूची को। हम देख रहे हैं कि संतरे की प्रति इकाई कीमत बाईं ओर दी है और दाईं ओर संतरे की मांग इकाइयों में। जब संतरे की कीमत 1 रुपया प्रति इकाई है तो संतरे की खरीदी जाने वाली मात्रा 5 है, अर्थात 1 रुपये कीमत पर संतरे की 5 संतरे खरीदे जा रहे हैं अगर एक संतरा 1 रुपये का है। इसी प्रकार से संतरा जब 2 रुपये का होता है तो 4 संतरे खरीदे जा रहे हैं और 3 रुपये कीमत पर संतरे की खरीदी जाने वाली मात्रा घटकर 3 हो जा रही है, और जब कीमत बढ़कर 4 हो रही है तो संतरे की मात्रा खरीदी जाने वाली घटकर 2 संतरे रह जा रही है और कीमत के 5 रुपये यानी कीमत में बढ़ोतरी प्रति इकाई संतरा 5 रुपये के होने पर सिर्फ एक संतरे की मांग की जा रही है। अब इसको हम दाईं ओर यदि रेखा चित्र में देखें तो यहां हम देख रहे हैं कि y अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है और x अक्ष पर हम वस्तु की मांग मात्रा यानी इकाइयों को दर्शा रहे हैं। हम यदि कीमत 5 रुपये प्रति इकाई है अर्थात ए बिंदु को हम देखें तो मांगी जाने वाली मात्रा सिर्फ एक संतरा, जो कि हम अनुसूची में भी देख रहे थे। इसी प्रकार से कीमत के घटने पर अगर 4 रुपये कीमत होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा 2 इकाई रह जाती है। कीमत फिर घटकर 3 रुपये होने पर मांगी जाने वाली मात्रा 3 इकाई रह रही है और कीमत फिर 2 रुपये होने पर मांगी जाने वाली मात्रा 4 इकाई, और कीमत यदि घटकर 1 रुपया प्रति संतरा रह जाती है तो मांगी जाने वाली
संतरे की मात्रा बढ़कर 5 हो जाती है। इस प्रकार से अगर हम इन बिंदुओं ए बी सी डी को जोड़ते हैं तो एक वक्र बनता है जिसे हम मांग वक्र या डीडी वक्र कहेंगे। और इस वक्र में हम देखते हैं कि बाएं से दाएं ओर यह वक्र गिरता है। अर्थात यदि हम इसको चित्रित रूप में यदि हम इसकी थोड़ी व्याख्या करें तो हम देख रहे हैं कि y अक्ष पर किसी निश्चित वस्तु की हम जब कीमत दी हुई है और x अक्ष पर हम उसकी मांग मात्रा, इसमें साफ हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब कीमत उच्चतम है तो इसकी मांगी जाने वाली मात्रा न्यूनतम है, और जब इसकी कीमत न्यूनतम है यानी 1 रुपया प्रति इकाई है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा 5 इकाई है अर्थात उच्चतम है। इसके द्वारा हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है, अर्थात कीमत तथा मांग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। यदि कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, जबकि कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है, जैसा हमने अनुसूची और वक्र द्वारा समझा। अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जरूर ध्यान देंगे। जैसे पहली यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, अर्थात मांग तथा कीमत में आनुपातिक संबंध नहीं है। यह नियम कीमत तथा मांग के मध्य किसी प्रकार के आनुपातिक संबंध को नहीं बताता है, यह तो केवल प्रवृत्ति का द्योतक है। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़कर 2 गुना हो जाता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की मांग घटकर आधी रह जाए। मांग का नियम तो केवल इसकी प्रवृत्ति या दिशा को बतलाता है, इसके मात्रा को नहीं बतलाता है। अर्थात वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने पर मांग कम हो जाती है, किंतु नियम यह स्पष्ट नहीं करता कि यह परिवर्तन किस अनुपात या मात्रा में होता है। इससे स्पष्ट है कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, मात्रात्मक कथन नहीं है। दूसरा, यह एक पक्षीय नियम है, अर्थात यह केवल कीमत में परिवर्तन के मांग पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है, और मांग में होने वाले परिवर्तन का कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी व्याख्या यह नियम नहीं करता है। अब बात करते हैं कि मांग का नियम लागू होता क्यों है, अर्थात मांग वक्र बाएं से दाएं और नीचे की ओर क्यों गिरता है या मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसका पहला कारण है घटते सीमांत तुष्टिगुण का नियम, जिसे हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कहते हैं। यह नियम बताता है कि जैसे जैसे हमारे पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाला सीमांत तुष्टिगुण घटता जाता है। अर्थात किसी समय विशेष में जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक मात्रा का उपभोग करता है तो प्रत्येक बाद वाली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कम होती चली जाती है। तो चूंकि हमें पता है कि अधिक इकाइयों का उपभोग करने से बाद वाली इकाइयों की उपयोगिता हमारे लिए कम है, इसलिए हम उनकी कीमत भी कम देना चाहेंगे। अतः उपभोक्ता कम कीमत पर किसी वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदेगा या उसकी मांग करेगा। अब इसका दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण है प्रतिस्थापन प्रभाव। संबंधित वस्तुओं जैसे चाय और कॉफी, चीनी और गुड़, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। जब किसी वस्तु की कीमत स्थानापन्न वस्तु की तुलना में कम हो जाती है तो उसका अधिक प्रतिस्थापन किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण कम कीमत वाली वस्तु की अधिक मांग तथा अधिक कीमत वाली वस्तु की मांग कम हो जाएगी। जैसे यदि कॉफी की कीमत स्थिर रहे और चाय की कीमत कम हो जाए तो कुछ लोग कॉफी के स्थान पर भी चाय का उपभोग शुरू कर देंगे, अर्थात उसकी मांग को बढ़ा देंगे। इस कारण से कीमत के कम होने से वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। अब देखते हैं तीसरा, जो कि आय प्रभाव है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उपभोक्ता की वास्तविक आय पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैं बाजार में सेब खरीदने गया और मैंने घर से सोचा था कि सेब 150 रुपए किलो बाजार में बिक रहा है। मैं 150 रुपये
सेब के लिए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बाजार में मुझे जाकर पता चलता है कि सेब 100 रुपये प्रति किलो हो रहे हैं। तो वहां मैंने 1 किलो सेब खरीदे और मेरे पास मेरी जेब में 50 रुपये अतिरिक्त बचे। अब मेरी आय में बढ़ोतरी उस 50 रुपये के रूप में होगी जो आय प्रभाव है, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि सेब की कीमत कम है तो मैं और अधिक सेब जरूर खरीदना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास अतिरिक्त पैसे भी हैं और सेब की कीमत भी घट चुकी है। तो इस कारण से सेब की मांग मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यह होगा आय प्रभाव। इसके बाद अगला है क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो कुछ ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो उस वस्तु को खरीदने लगते हैं, क्योंकि कीमत अधिक होने के कारण पहले उसको नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन अब चूंकि कीमत कम हो गई है तो उस वस्तु को जरूर खरीद लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी वस्तु की कीमत जब बढ़ेगी तो कुछ उपभोक्ता उसको नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि पहले कीमत कम थी, उसको खरीद ले रहे थे, लेकिन अभी कीमत बढ़ जाने से उसको नहीं खरीद पा रहे, जिस कारण से मांग में परिवर्तन हो जाएगा। इसका अगला है वस्तु के विभिन्न प्रयोग। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके बहुत सारे प्रयोग होते हैं, जैसे बिजली है, दूध है, आलू है, चना है। तो इन वस्तुओं के बहुत सारे प्रयोग हम कर सकते हैं। तो जब इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो उनका प्रयोग केवल महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है, और जब ऐसी वस्तुओं की कीमतें घट जाती हैं तो उनका प्रयोग अन्य सभी कार्यों में भी होने लगता है। उदाहरण के रूप में यदि बिजली की जो प्रति यूनिट कीमत है वो कम हो जाए तो बिजली का प्रयोग लोग बहुत प्रकार की चीजों में करने लग जाएंगे, जैसे हीटर जलाने, पानी गर्म करने, कपड़े धोने की मशीन के या अन्य प्रकार से भी बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि बिजली काफी महंगी होगी तो हो सकता है लोग बिजली के पंखा चलाने और मुख्यतः रोशनी आदि के लिए उसका प्रयोग करें, क्योंकि जो अन्य कार्य थे उसमें उसका उपभोग कम कर दें या रोक दें। तो इस कारण से भी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है कीमत के परिवर्तन से। अब हम बात करते हैं, क्या मांग का नियम सभी वस्तुओं या सभी परिस्थितियों में लागू होता है? नहीं, कुछ ऐसी स्थितियां या परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो इसे कहते हैं मांग के नियम के अपवाद। इनमें पहला है बुनियादी जरूरत की वस्तुएं, जिन्हें हम अनिवार्य वस्तुएं कहते हैं। ये कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग नहीं टाला जा सकता, यानी अति आवश्यक होता है, जैसे भोजन सामग्री, आटा, चावल, दाल, सब्जी इत्यादि। और इसी प्रकार से नमक है और दिया सलाई है, ये सब ऐसी वस्तुएं जो, या फिर दवाएं भी हैं, तो अनिवार्य वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग अनिवार्य होता है। तो कीमत के बढ़ने और घटने का बहुत ज्यादा इनकी मांग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए मांग का नियम में बहुत कम लागू होता है। अब बात करते हैं विलासिता की वस्तुएं। तो विलासिता की वस्तुएं भी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं, बहुमूल्य रत्न हो गए, हीरे, सोने चांदी के जवाहरात हो गए, महंगी महंगी गाड़ियां हो गई, महंगी महंगी जो कोठियां इत्यादि, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग लोग अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए प्रतीक के रूप में करते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को खरीदते समय वो कीमत का ध्यान नहीं रखते हैं, अर्थात कीमतें यदि बहुत ज्यादा भी हैं तो धनी लोग इसको जरूर खरीदेंगे ताकि समाज में वो अपनी प्रतिष्ठा दिखा सकें। तो इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब आते हैं अगले अपवाद पे, जो है दुर्लभ वस्तुएं। दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिनकी जो बहुत सीमित मात्रा में, यानी जिनकी मांग तो है लेकिन मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं है। तो ये चूंकि बहुत ही दुर्लभ वस्तुएं हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ कोहिनूर हीरा, या फिर बहुमूल्य प्रकार के रत्न, या बहुमूल्य ऐसी चीजें जो प्रतीक के रूप में प्रयोग में आ जाती हैं, और व्यक्ति इसकी मतलब शौकीन यदि है तो वो इसको खरीदते समय कभी भी इसकी कीमत का ध्यान नहीं रखेगा, कितनी महंगी हो जाने पर भी इन वस्तुओं को वो खरीदना चाहेगा। तो ऐसी वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। इसी प्रकार से अब आते हैं हम बहुत महत्वपूर्ण, यानी मांग के नियम के सबसे महत्वपूर्ण अपवाद, जिसे हम कहते हैं गिब्बन वस्तुएं। पहले बात करते हैं कि गिब्बन वस्तुएं क्यों कहते हैं। एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हुए हैं गिब्बन, और जो रॉबर्ट गिब्बन थे, ये इन्होंने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया
कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका कीमत प्रभाव धनात्मक होता है और आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। सामान्य तो हम देखते हैं कि सामान्य वस्तुओं में जो कीमत प्रभाव है वो ऋणात्मक है और आय प्रभाव धनात्मक होता है, जो समय के हम मांग के नियम में भी हम देख रहे थे। लेकिन ये वो वस्तुएं हैं जो बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं कि निकृष्ट या निम्न वस्तुएं होती हैं, और इनमें जो मांग का नियम वो इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि जब इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो लोग इसको ज्यादा खरीदते हैं और कीमतें कम होने पर कम खरीदते हैं। इसी प्रकार से जब उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो इनको वो ज्यादा खरीद जब उपभोक्ता की आय कम हो जाती है उनको ज्यादा खरीदता है, और जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो इनको कम खरीदता है। जैसे हम कह सकते हैं कि गेहूं अगर कोई व्यक्ति उपभोग कर रहा है और अगर उसकी आय बहुत कम हो जाए तो बाजरे का उपभोग कर सकता है, क्योंकि भाई बाजरा सस्ता है। लेकिन अगर उसकी आय फिर बढ़ जाए तो वो बाजरे के स्थान पर फिर गेहूं लेना शुरू करेगा क्योंकि अब उसकी आय ज्यादा है। तो यह मांग के नियम का एक महत्वपूर्ण अपवाद है। तो अभी हमने कुछ देखे मांग के नियम के अपवाद। तो आज हमने जिन पर चर्चा की कि मांग का नियम क्या है, मांग के नियम कितनी महत्वपूर्ण क्यों है, इतना महत्वपूर्ण, इसकी क्या क्या मान्यताएं या शर्तें हैं, मांग का नियम लागू क्यों होता है, और फाइनली मांग का नियम लागू कब नहीं होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।